रहे थे कमोडिटी बेसिस। जो कमोडिटी बेसिस वस्तु पर आधारित जो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड थी, व्यापार की शर्त थी, इसमें कौन कौन से पार्ट थे? सिंगल फैक्टोरियल कमोडिटी बेसिस का पार्ट था। आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, आपको बताइए। सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड कमोडिटी बेसिस का पार्ट था। कमोडिटी बेसिस में आपके बेसिकली कितने आ रहे थे? 3 पार्ट्स आ रहे थे। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इनकम बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो हमने 3 टाइप के लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। पहला आपका ग्रॉस था, सकल व्यापार की शर्त। दूसरा आपका नेट था, शुद्ध व्यापार की शर्त। और तीसरा आपका इनकम था, आय व्यापार की शर्त। इन तीनों का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। जब हम ग्रॉस की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमने क्या लिया था कि हम यहाँ पे एम क्यू अपॉन एक्स क्यू इंटू 100 करते हैं। मतलब कितनी क्वांटिटी आप आयात कर रहे हैं उसका रेशियो आप करते हैं कितनी क्वांटिटी आप निर्यात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करेंगे तो हमें ग्रॉस का फॉर्मूला मिलता है, सकल का फॉर्मूला मिलता है। जब हम नेट पे आते हैं तो ये आपका केस चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट की कीमत अपॉन इंपोर्ट की कीमत इंटू 100 करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके एक्सपोर्ट्स कितने दाम में बिक रहे हैं उसका रेशियो आप ले रहे हैं किसके साथ? आपके आयातों के दामों के साथ के। इनका जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो वो नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाएगा। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने क्यों यूज किया था? क्योंकि हम ये बात कह रहे थे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी एक्सपोर्ट में चेंजेस होते हैं, क्यों एक्सपोर्ट में चेंज हो रहे हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट के प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट के प्राइसेस में चेंजेस आने के कारण जो एक्सपोर्ट के वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं उसको हम मेजर करते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ। तो हमने इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या देखा था? ध्यान है किसी को? आय की व्यापार शर्त का फॉर्मूला हमारा क्या था? दैट इज n इंटू एक्स इंटू क्यू। तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है n क्या डिनोट कर रहा है हमारा? नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को। तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल्स टू एक्स पी अपॉन एम पी इंटू एक्स क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक्सपोर्ट की जो कीमत है उसको लेते हैं, जो इम्पोर्ट की प्राइस है उसको लेते हैं, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी लेते हैं। क्योंकि हम क्यों चेंज कर रहे हैं, हम क्यों मेजर कर रहे हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इसकी एक्सपोर्ट की वॉल्यूम में अंतर आया है। ठीक है, एक्सपोर्ट की वॉल्यूम में चेंजेस आए हैं क्योंकि एक्सपोर्ट की कीमत में अंतर आया है। तो नेट को हम करेक्ट कर रहे हैं। तो नेट जो है हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये तो हमारा फॉर्मूले में रहेगा ही रहेगा। इनटू आप क्या ले रहे हो? एक्स क्यू, क्योंकि एक्सपोर्ट की वॉल्यूम में चेंज आया है। एक्सपोर्ट या जो आपके निर्यात है उसके वॉल्यूम में अंतर आया है, इसलिए हम यहाँ पर एक्स क्यू को ले रहे हैं। यहाँ तक हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था, जिसमें कि हमको ये पता है ग्रॉस और नेट का किसने दिया था कंसेप्ट? ग्रॉस एंड नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट किसने दिया था? दैट इज टॉजिग, TAUSSIG। ठीक, और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डॉरेंस ने दिया, और बाकी आपके जो दो थे स्टार्टिंग के वो आपका टॉजिक ने दिया। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा सिंगल फैक्टोरियल एंड डबल फैक्टोरियल। तो क्योंकि हमें पता है ऊपर के 3 हमारे कमोडिटी बेसिस के थे, अब जो हमें देखने हैं वो हमारे प्रोडक्टिविटी बेसिस पे हैं। ठीक है, उत्पादकता की क्षमता पर आधारित जब आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगे तो इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, सिंगल फैक्टोरियल एंड डबल फैक्टोरियल। तो यहाँ सिंगल एंड डबल से मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जैसे आप कह रहे थे कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड जो था,
हाँ ठीक है, आशुतोष आप सही कह रहे हैं, जैकब वाइनर ने दिए थे दोनों कंसेप्ट। तो जब हम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि इसमें हमने क्या किया, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड में करेक्शन किया। ठीक है, नेट करेक्शन जो हमारा था नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसमें हमने एक्सपोर्ट की वॉल्यूम को भी उसमें ऐड कर दिया है। तब हम कह रहे हैं कि हम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का यूज कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप सिंगल फैक्टोरियल की बात करते हो तब हम ये कहते हैं कि ये नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को करेक्ट कैसे करता है, करेक्ट ये भी करता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को, मतलब ये भी एन पर ही बेस्ड है, ग्रॉस पे बेस्ड नहीं है, एन पर बेस्ड है। तो जैसे ही मैं कह रही हूँ कि एन पर बेस्ड है या नेट पर बेस्ड है या शुद्ध व्यापार की शर्त पर बेस्ड है, इसका मतलब यहाँ पे हम प्राइस रेशियोज की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्राइस रेशियो टू इम्पोर्ट प्राइस रेशियो, आयात और निर्यात की जो कीमतों का रेशियो है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि क्वांटिटी का। इस चीज को अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि जब नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को करेक्ट कर रहे हैं, कैसे करेक्ट करते हैं, जब एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी में अंतर आता है। ठीक, मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो आपकी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, जो भी कमोडिटी वो बाहर भेज रही है, निर्यात कर रही है, उसकी उत्पादकता में अगर अंतर आता है, तो एक्सपोर्ट की उत्पादकता में अंतर आने के कारण हम किसका यूज कर रहे हैं, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्टर में आप अंतर कर रहे हैं, जो जो भी आपकी एक्सपोर्ट की क्वालिटी होगी, आपने भी इंपोर्ट को इग्नोर किया है, सिर्फ आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट की क्वांटिटी आप कैसे ठीक करेंगे या प्रोडक्टिविटी आप कैसे ठीक करेंगे, जो आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उसी पे आप कुछ काम करोगे, तभी प्रोडक्टिविटी बेटर हो सकती है। अगर मैं कह रही हूँ लेबर एंड कैपिटल, ये दोनों मिलकर किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आपका एक्सपोर्ट है, इसको जो है बनाने के लिए लेबर भी लग रहा है, कैपिटल भी लग रहा है, और आप चाहते हो कि आप उसकी गुणवत्ता में सुधार करो, आप उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी को आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना चाह रहे हैं, तो आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप लेबर पे काम करो या तो आप कैपिटल पे एक्स्ट्रा काम करो। या तो आप बेटर लेबर लगाओ, यंग लेबर को लगाओ जिसके वर्किंग आवर्स ज्यादा हो, तब प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सकती है, या फिर ऐसे लेबर्स को लगाओ जो ज्यादा स्किल्ड है, जिनको ज्यादा पता है, जो ज्यादा ट्रेंड वो है लेबर्स हैं, उनको लगाओ, तब प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सकती है। या फिर आप कैसे कर सकते हो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को, जब आप बेटर मशीन्स का यूज करो। तो कैपिटल और लेबर दो ही आपके पास तरीके हैं प्रोडक्टिविटी को ठीक करने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर आप जो भी चेंज करेंगे, कंट्री जो भी चेंज करती है वो सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करेगी। तो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि जब नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में चेंजेस आते हैं, किसकी वजह से, एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी में चेंज होने के कारण। इनकम में आप क्या कह रहे थे, एक्सपोर्ट की प्राइसेस के चेंज होने के कारण एक्सपोर्ट की वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। यहाँ आप क्या कह रहे हो, एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी में चेंज होने के कारण आप जो टर्म्स ऑफ ट्रेड में करेक्शन कर रहे हो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में, उसको हम सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड कह रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, S इज इक्वल्स टू, क्योंकि आप n पे ही करेक्शन कर रहे हो नेट पे, तो n यहाँ पर रहेगा इंटू एक्स जेड। एक्स जेड यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। तो हमने किससे दिखाया है, एक्स जेड से। ठीक है, जो भी प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम जिससे मेजर करेंगे वो हमने एक्स जेड से दिखाया है। तो क्योंकि आपको पता है एस इज इक्वल्स टू एन, को हम और क्या लिख सकते हैं, तो हम कुछ और वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और चीजों में। ठीक है, इनका फॉर्मूला आपको पता है, एक्सपी अपॉन एमपी इंटू एक्स जेड। ये आपका सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होगा। सेम यही कंसेप्ट आप डबल फैक्टोरियल में लगाते हो। डबल फैक्टोरियल मतलब जब आप कह रहे थे सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर इसमें इंक्लूड हो रहा है, सिर्फ आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो, तो इसलिए वो सिंगल फैक्टोरियल था। डबल फैक्टोरियल कब हो जाएगा, जब आप ये कहते हो कि डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के साथ साथ आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को भी करेक्ट कर रहे हो टर्म्स ऑफ ट्रेड को। ठीक, अगर मैं कह रही हूँ डोमेस्टिक, जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसको ध्यान से समझिएगा, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल
ठीक है, मतलब आप घरेलू निर्यात और जो बाहर के देश में निर्यात हो रहा है, उन दोनों की प्रोडक्टिविटी में अगर एनहांसमेंट होता है तो हम बात करते हैं डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड की। तो डोमेस्टिक, अगर मैं कह रही हूँ दो ही कंट्रीज है जिनके बीच में ट्रेड हो रहा है, अगर मैं बोल रही हूँ कि दो ही कंट्रीज है जिनके बीच में ट्रेड हो रहा है, तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट तो क्या हुआ, जो आपकी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसको हम कह रहे हैं, जो आपकी कंट्री से सामान दूसरी कंट्री में जा रहा है उसको आप डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कह रहे हो। अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात करो तो एक्चुअली इंटरनेशनल एक्सपोर्ट क्या है, कि अगर मैं कह रही हूँ इंडिया और यूएस आपस में ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया से जो कमोडिटी जा रही है वो हो गई इंडिया का एक्सपोर्ट। यूएस के लिए कौन सी कमोडिटी होगी एक्सपोर्ट, मतलब इंटरनेशनल या फिर यूएस, यूएस का एक्सपोर्ट ही हम कह सकते हैं एक्चुअली क्या होगा, इंडिया का इंपोर्ट। बोल सकते हैं बात हम, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट तो हो गया जो आप यहाँ से अपनी कंट्री से भेज रहे हो, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जो बाहर की कंट्री आपकी कंट्री को भेज रही है। तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को हम क्या कह सकते हैं, डोमेस्टिक इंपोर्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी कंट्री में आ रहा है। तो मतलब डबल फैक्टोरियल की जब आप बात करते हैं तो हम डबल फैक्टोरियल मतलब जब एक्सपोर्ट की क्वालिटी भी इनहेंस हो रही है एज वेल एज इंपोर्ट की क्वालिटी भी इनहेंस होगी। तो डबल फैक्टोरियल में एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होगा और इंपोर्ट भी इंक्लूड होगा, आयात और निर्यात दोनों की ही यहाँ उत्पादकता में पहले से ज्यादा वृद्धि होगी, और उसको मेजर करने के लिए हम डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का यूज करते हैं। जो सिंगल वाला ये था, मैं कह रही थी कि जब हम कोई भी कंट्री अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करती है, ठीक है, जो भी वो एक्सपोर्ट कर रही है अपनी कंट्री से, उसकी अगर प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को बढ़ाना चाहती है, तो जब वो उसको बढ़ाएगी, प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करेगी, तब हम जिस टर्म्स ऑफ ट्रेड का यूज करते हैं, जिसको हम मापते हैं, वो आपका होता है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसी से एसोसिएट करके डबल वाला समझो, जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों की क्वालिटी बेटर होती है, इम्प्रूव करती है, तब आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड यूज होता है दैट इज कॉल्ड डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्लियर है इन दोनों में डिफरेंस आपको? हाँ निशु, आप यही बात मैं भी कह रही हूँ कि जब आप कह रहे हो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों की प्रोडक्टिविटी में जो भी अंतर आया है उसको आप मेजर करते हो, तो वो आप डबल फैक्टोरियल के थ्रू करोगे, जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है तो। और सिंगल फैक्टोरियल में आप कह रहे हो जब सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए आप सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड को यूज करोगे। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों को? तो जो आपका डबल फैक्टोरियल का फॉर्मूला है वो आपका क्या है, d इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स जेड अपॉन एम जेड। ठीक है, n आपका पता है आपको एक्स पी अपॉन एम पी होगा, इंटू एक्स जेड अपॉन एम जेड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका डबल फैक्टोरियल का फॉर्मूला है। यहाँ पे एन आपका क्या दिखा रहा है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, या फिर आप कह सकते हो एक्सपी आपका एक्सपोर्ट की प्राइस, एमपी आपका इंपोर्ट की प्राइस, एक्सजेड आपका क्या दिखा रहा है, एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। सिमिलरली एमजेड आपका क्या दिखा रहा है, इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इनटू 100। ये आपका डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा, जहाँ पे एक्सजेड आपकी एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी को शो कर रहा है, निर्यात की उत्पादकता को शो कर रहा है, एमजेड दिखा रहा है आयात की उत्पादकता को, मतलब इंपोर्ट की प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट जो आपका है टर्म्स ऑफ ट्रेड, वह है आपका रियल कॉस्ट। शोभा बताइए क्या नहीं समझ में आया, क्या रिपीट करना है?
फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है इसमें, n इंटू एक्स अपॉन एम जेड। एन दिखा रहा है आपका शुद्ध व्यापार की शर्त को, तो ये जो आपके नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको हम एन से शो कर रहे। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, एन इज इक्वल्स टू होता है एक्सपी अपॉन एमपी इंटू 100, इनिशियली हमने देखा था। तो इसलिए हम एन की जगह ये लिख सकते हैं एक्सपी अपॉन एमपी इंटू 100 इंटू एक्सजेड अपॉन एमजेड। एक्सजेड क्या है यहाँ पर, हम जो निर्यात की उत्पादकता की बात कर रहे हैं, जो भी डिफरेंस आया उसको हम एक्सजेड से लिखेंगे। तो एक्सजेड आपका क्या है, एक्सपोर्ट, वो है प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। सिमिलरली एमजेड आपका क्या है, इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स को शो करेगा। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड की, तो ये जो आपके दोनों कंसेप्ट है, रियल कॉस्ट एंड यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये दोनों ही आपके किस में आते हैं, यूटिलिटी बेसिस पे। इसको दिया था आपका रॉबर्टसन ने। D.H. रॉबर्टसन, इन्होंने यूटिलिटी बेसिस की बात करी थी। तो जैसे ही आप रियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, वास्तविक लागत की बात कर रहे हैं व्यापार की शर्त की, तो किसी भी चीज की वास्तविक लागत आपकी क्या होती है, या रियल कॉस्ट क्या होती है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी फॉरगॉन हो, ठीक है, जो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई है, वो उसकी रियल कॉस्ट होती है दूसरी चीज को अचीव करने की। मतलब ये कंसेप्ट आपका किससे मिलता जुलता है, जो आपने पढ़ा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत की अगर हम बात करें, तो ये आपकी रियल कॉस्ट मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी एक इवेंट को अचीव करने के लिए, किसी भी एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए जो आप अवसर का त्याग कर रहे हैं, जो इवेंट या जो अपॉर्चुनिटी आप लूज कर रहे हो, वो उस इवेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक, तो यहाँ पे जब आप रियल कॉस्ट के सेंस में बात करते हो, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो हम क्या कर रहे हैं, ये भी आपका करेक्ट करता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को। तो ये भी आपका बेस्ड है एन के ऊपर, ठीक है, जो आपने हर जगह पढ़ रहे हैं, शुद्ध व्यापार की शर्त। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इट करेक्ट्स नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर चेंजेस इन एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स एंड रियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट गुड्स। मतलब आप कह रहे हो कि जो एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी इंडेक्स पे चेंजेस आ रहे हैं, उसको तो ये डील करता ही है, साथ ही किसके साथ डील कर रहा है, जो एक्चुअली रियल कॉस्ट आ रही है एक्सपोर्ट गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि आपका अल्टीमेटली एम क्या है कि आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो, एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी आप इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर आप एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो, तो आप इंक्रीज कर क्यों रहे हो, तो आप क्यों इंक्रीज करोगे एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी, ताकि उसकी डिमांड ज्यादा हो। आप चाहते हो कि दूसरे देश में आपकी कमोडिटी की मांग बढ़ जाए, तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपके पास स्टॉक ज्यादा हो, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री डिमांड करेगी, आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास सप्लाई नहीं है। तो मतलब आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हो एक्सपोर्ट गुड को ज्यादा, ठीक, तो उसकी एक्चुअली में रियल कॉस्ट क्या आएगी, या फिर आप अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सेंस में बात करो, तो आप कह रहे हो कि एक्सपोर्टेबल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, वो आप ही क्या है, रियल कॉस्ट कहलाएगी। मतलब हम क्या कह रहे हैं, हियर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट यूनिट्स आर कंसिडर, कि हम क्या ले रहे हैं, जो भी आपकी एक्सपोर्टेबल कमोडिटी ज्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप यहाँ पे कंसिडर करोगे। मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई भी कंट्री है, इंडिया की अगर मैं बात कर रही हूँ, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो। अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, उत्पादन के साधनों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी उत्पादन के साधन हैं, वो सारे क्या है, फिक्स्ड है नेचर में। लैंड है तो लैंड भी आपके पास लिमिटेड है। लेबर एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो आपके पास मैन पावर है, जो लेबर फोर्स है, वो भी फिक्स्ड है, वो भी चेंज नहीं हो रही है। कैपिटल भी आपके पास फिक्स्ड है, एंटरप्रेन्योर भी आपके पास फिक्स्ड है। तो मतलब हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से अगर हम ज्यादा रिसोर्सेज लगा रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी इनहेंस करनी है क्योंकि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, तो इसका मतलब
हमें लेबर्स और कैपिटल को ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्यादा यूनिट अगर प्रोड्यूस करनी है तो हमें ज्यादा लेबर और ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास तो लिमिटेड लेबर और कैपिटल है। अगर मान लीजिए इंडिया के पास, बस आप मान लीजिए कि 100 लेबर्स हैं, तो यही 100 लेबर अगर दोनों चीजों में लगे हैं, एक्सपोर्टेबल गुड्स के प्रोडक्शन में भी और जो ऐसा प्रोडक्शन है जो डोमेस्टिक आपका यूज हो रहा है, मतलब घरेलू उत्पादन भी कर रहे हैं 100 लेबर, और यही लेबर आपका एक्सपोर्ट में भी काम कर रहे हैं, और आप अचानक से चाहते हैं आपका एक्सपोर्ट बढ़े, तो आपको वहां लेबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो लेबर को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? एक्सपोर्टेबल गुड्स में जब आप कह रहे हो जिस वस्तुओं का आप निर्यात कर रहे हो, वहां पे अगर आप लेबर को बढ़ाओगे या वहां का प्रोडक्शन बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? कोई बता सकता है?